मई की छुट्टियों के बाद मैं स्कूल करने के लिए वापस दापोली गया। स्कूल शुरू हो गया, बारिश भी शुरू हो गई। बादलों ने गर्म ज़मीन को शांत करना शुरू कर दिया। पानी गर्म ज़मीन पर गिरता है तो कितनी सुंदर खुशबू आती है। जब नई बारिश शुरू होती है उस समय मिट्टी का एक सुंदर गंध आता है। उस समय गंधवती पृथ्वी शब्द मन में आता है। फल फूलों में जो रस, जो सुवास होता है वह धरती के पेट से आने वाला एक तरह का स्वाद होता है। घर से दापोली आते समय इस बार मैंने एक निर्णय लिया था। एक दिन छुट्टी के दौरान छोटा भाई एक नए शर्ट के लिए जिद कर बैठा था। उस समय माँ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे बड़े भाई बड़े होंगे, कमाने शुरू कर देंगे, फिर तुम्हें 6 महीनों बाद नया शर्ट दिलाएंगे। अभी जिद ना करो। दोस्तों, मेरे बचपन में कपड़ों के लिए काफ़ी लाड़ नहीं थे। हम लोग तो कोट जानते भी नहीं थे। कई बार तो शर्ट भी साल 2 साल बाद नया मिल जाए। ठंड के दिनों में धोती मोड़कर गले से लिपटा के स्कूल जाते। मफलर नहीं था, जैकेट नहीं था, गर्म कोट नहीं था। मेरे छोटे भाई का शर्ट फट गया था। माँ ने उसे 2-3 पैच लगाए थे। अपने भाई के लिए नए कपड़े सिलवा के ले जाने का यही मैंने तय किया था। लेकिन पैसा कहाँ से लाए? मेरे पिता कोर्ट कचहरी के काम दापोली आया करते थे। पिताजी दापोली आने पे आना 2 आना मुझे जेब खर्ची दे जाते। मैंने जेब खर्ची के पैसे का 1 पैसा भी खर्च नहीं करने का फैसला किया। ज्येष्ठा ऋतु में हमारे स्कूल की शुरुआत हुई। गणेश चतुर्थी के लिए 3 महीने बाकी थे। इतने महीनों में इस जेब खर्ची के पैसे से करीब 1 रुपया इकट्ठा हो जाता। गणेश चतुर्थी को छोटे भाई को कोट या शर्ट सिलवा के ले जाने का ऐसा मैंने ठान लिया। लक्ष्य पर ध्यान था। मैं हर दिन पैसे गिन रहा था। गणेश चतुर्थी का दिन पास आ रहा था। मैंने अपने पास 1 रुपया और 2 आना जमा किए थे। गौरी गणपति को नए वस्त्र मिलते हैं। अपने गांव के बच्चों को उनके माता पिता नए कपड़े सिलेंगे। लेकिन मेरे भाई के लिए कौन सिलेगा? मैं अपने भाई के लिए सिला दूंगा। मैं दर्जी के पास गया। भाई की उम्र का एक लड़का मैं अपने साथ ले गया। मैंने उसके नाप का कोट सिलने को कहा। 6 फीट कपड़ा लिया, आधा वार अस्तर लिया। जमा किए पैसे से सारा खर्चा निपटाया। वह कोट हाथ में लिया तब मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं घर जाने निकला। मैं जिनके पास रहता था वो बोले, बरसात है मत जाओ, हो सकता है नदियों में पानी भर गया हो। पिसाई का नाला, सोंडे घर का नाला, इनमें पानी भरा होगा, मान हमारी बात। मैंने किसी की नहीं सुनी। हृदय में प्रेमपुर आया था तो नदी नाली के सामने थोड़ी ना कमजोर पड़ेगा। नया कोट बांध मैं ले चला। पंख होते तो झट से उड़ जाता। चलना मतलब कोई श्रम ही नहीं लग रहा था। सुख सपने में दंग जो था। मां को कितना आनंद होगा इस कल्पना में मैं था। एक नानेटी मेरे पैरों से कूद निकल गई। नानेटी एक प्रकार का सांप है जिसका रंग हरा है और नानेटी कूदती है। मैं थोड़ा डर गया।
मैं संभल कर चलने लगा। पिसई का नाला 2 गुना भरकर बह रहा था। उस पानी में बड़ा जोर था। क्या करे? माँ का नाम लिया और घुस गया पानी में। हाथ में लाठी थी। पहले लाठी डालो, फिर कदम बढ़ाओ। मैं बह जाने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे बाहर आ गया। बाकी नदी नालों को प्यार से मिलने जाने वाला वह नाला, वह मुझे कैसे डुबाएगा? मैं अपने भाई से मिलने जा रहा था। नाला जितना मैं भी उत्सुक था, भागदौड़ कर रहा था। मैं उस नालिया की तरह भी मैं भी हृदय भर के ले जा रहा था। सड़क से पथरी बाहर आई थी। सुई जैसे पत्थर पैरों को छेद कर रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अंधेरा होने से पहले घर जाने की गड़बड़ चल रही थी, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा हो गया। कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज गरज रहा था। बिजली चमचम कर रही थी। पानी खलखल बह रहा था। उन पंच महाभूतों के नाच से मैं गुजर रहा था। आखिरकार मैं घर पहुंचा। पूर्णतः भीग गया था। आई, मैंने बाहर से आवाज दिया। हवा में खूब ठंड पड़ गई थी। पिताजी सायं पूजा कर रहे थे और माँ चूल्हे में अंगारे गर्मी के लिए डाल दिए थे। भैया आ गया माँ, भैया। छोटा भाई ने दरवाजा खोला। दोनों छोटे भाई मिले। इतनी जोर की बारिश से क्यों आया श्याम? पूरा भीग गया ना? माँ पूछने लगी। सुंडे घर के नाले को पानी नहीं था? पिताजी ने पूछा। था, लेकिन मैं आया जैसे तैसे, मैं बोला। उस दिन एक महिला बह गई थी उस नाली से, पिताजी बोले। ठीक है, वे कपड़े उतारो, गर्म पानी से नहा लो, माँ बोली। मैं नहाने गया। छोटे भाई ने मेरी सामान की छोटी गठरी को खोल दिया। बच्चों की आदत ही होती है, उन्हें लगता है कि कुछ तो उनके लिए लाया होगा। लेकिन मैं अपने भाई बहनों को क्या लाऊंगा? कौन सी मिठाई ले आऊंगा? कौन से खिलौने ले आऊंगा? कौन सा रंग चित्र पुस्तक ले आऊंगा? मैं गरीब था, लेकिन मेरे भाई को उस गठरी में कुछ मिला। उसमें एक कोट मिला, नया कोट। यह एक कोट नहीं था, वह एक हृदय था, वह प्रेम था। यह माँ की एक फलदायक हुई शिक्षा थी। अन्ना, यह कोट किसका है? यह नया कोट किसके लिए है? छोटा भाई कोट लेकर मेरे पास आया और पूछने लगा। बाद में बताऊंगा, घर में ले जा, मैं बोला। माँ, यह देखो कोट, यह तो अन्ना के नाप का नहीं है, यह मेरे लिए लाया है। हाँ माँ, छोटा भाई माँ से पूछने लगा। माँ ने सूखी धोती दी। मैं चूल्हे के पास बैठ गया। माँ ने कहा, श्याम, यह किसका कोट है? मोरू जोशी को देना है क्या? कापा से मुखिया ने भेज दिया होगा, पिताजी बोले। नहीं, मैंने इसे पुरुषोत्तम के लिए सिलवाया, मैंने कहा। पैसे कहां से आए? किसका कर्ज उधार लिया या फीस के पैसे लुटाए? पिताजी ने पूछा। किसके पैसे को छुआ नहीं ना तूने? माँ ने कड़क आवाज में पूछा। माँ, मैंने उधार नहीं लिया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने फीस भी खर्चा नहीं किया, मैंने कहा। फिर उधार का सिलवाया क्या श्याम? पिताजी ने पूछा। भाऊ, आप मुझे जेब खर्ची के 2 आना देते थे, वह मैंने जमा किए। पिछले 2-3 महीनों से सभी इकट्ठा किए। मैंने उसी से यह कोट सिलवाया। माँ कहती थी ना, आपके अन्ना दादा बड़े होंगे तब पुरुषोत्तम को एक नया कोट सिलवा देंगे। मैंने मन बना लिया था कि आते समय उनके लिए एक कोट लाना है। पुरुषोत्तम,
देखो अगर तुम्हें ठीक से बैठ पाता है, मैंने कहा। अन्ना यह देखो कितना अच्छा बैठ रहा है और अंदर जेब भी है। मैं अब अपनी पेंसिल नहीं खोऊंगा। माँ देखो। पुरुषोत्तम माँ को दिखाने लगा। मेरी कही हकीकत सुन माँ को रोना आया। उसने कहा, श्याम तुम उम्र से बड़े नहीं हो, पैसे से बड़े नहीं हो, काफी पढ़े लिखे भी नहीं हो, लेकिन मन से आप बड़े आज ही हो गए। यही प्रेम बच्चों आने वाले दिनों में भी रखना। इस प्यार को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। मेरे पिताजी ने भी मेरी पीठ से हाथ थपथपाया। वे बोले नहीं, उस पीठ से हाथ थपथपाने में ही सब कहना था, सभी यादें थी।